अच्छा, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करके बोलते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट का आंसर नहीं आया। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के लिंक को दे दिया गया है। आप इजीली वहाँ से जाके देख के लिख सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप इजीली लिखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है कि मुगल कालीन भारत में कृषि और कृषकों की क्या स्थिति थी, लिखिए। तो हमको बताना है कि जो कृषि की स्थिति क्या थी मुगल कालीन भारत में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि भारतीय इतिहास में मुगल काल में कृषिगत तकनीक में प्रगति के संकेत मिलते हैं। तत्कालीन कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विविध कृषि यंत्रों द्वारा भारतीय कृषक खेतों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। उसके बाद क्या है कि मुगल कालीन कृषि कर्म में अपनाई जा रही तकनीकों यथा सिंचाई, कृषि यंत्रों के प्रयोग, खाद बीज आदि के प्रयोग, फसलों के रोपण तथा उत्पादन एवं अनाज भंडार और संरक्षण की विशिष्ट तकनीक विकसित अवस्था में थी। प्राचीन काल की भांति मुगल काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। मुगल साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, जिसमें कृषि पर आधारित वर्ग ही बहुतायत थी। लघु उद्योग एवं व्यापार आदि की अच्छी वृद्धि के बाद भी तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों में कृषि कार्य सर्वोपरि था। तो यहाँ पे ये हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछता है कि मुगल काल में ग्रामीण समुदाय का स्वरूप क्या था। तो लिखिए इसके बारे में हमको पूछता है। तो भारत में भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व तो बहुत पुराना था। जमीन में स्वामित्व के अधिकार हर समय बनाए जा रहे थे। परंपरा यह थी कि जो कोई भी पहली बार खेती के तहत जमीन लाता था उसे उसका मालिक माना जाता था। मध्ययुगीन काल में काफ़ी खेती योग्य बंजर भूमि उपलब्ध थी और किसी नए गांव को बसाना या किसी गांव से संबंधित बंजर भूमि में खेती करना, इन जमीनों का मालिक बनना लोगों के लिए मुश्किल नहीं था। जमींदारियों के लिए बड़े हिस्से के पास कई गांव में भू राजस्व इकट्ठा करने का वंशानुगत अधिकार था। इसे इनका लंबाकुआ या इनकी जमींदारी कहा जाता था। भू राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदारों को भू राजस्व का एक हिस्सा मिलता था, जो कुछ क्षेत्रों में 25% तक जा सकता था। यहाँ पे जमींदार और जमींदारी से युक्त सभी जमीनों का मालिक नहीं था। जिन किसानों ने वास्तव में भूमि पर खेती की, उन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक वे भू राजस्व का भुगतान नहीं करते। इस प्रकार जमींदारों और किसानों के पास भूमि में अपने वंशानुगत अधिकार थे। आंकड़े शायद अधीनस्थ राज्यों की ताकत भी शामिल करते थे। इसके बाद प्रश्न आता है तीसरा, मुगल काल में जमींदारी प्रथा पर विस्तृत लेख लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला कि वे मनसबदार, जिनको राज्य की सेवा के बदले में नगद वेतन देने की बजाय राजस्व क्षेत्र जिन्होंने जांगीड़ी नाम से जाना दिया जाता था, जागीरदार कहलाते थे। मुगल साम्राज्य के दौरान जमींदार कुलीन वर्ग के थे और शासक वर्ग का गठन किया। बादशाह अकबर ने उन्हें मनसब दिया और उन्हें पैतृक क्षेत्र को जागीर माना गया। मुगल काल में जमींदारों को समृद्धिपूर्ण स्थिति का कारण था कि उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। इस जमीन पर जमींदारों के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। इन पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी से इन जमीनों को बेच सकते थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियों, किले, तोपखाने, घुड़सवार तथा पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। जमींदारों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त होते थे। मध्यकालीन शासकों ने जमींदारों के अधिकारों को वैधता प्रदान की, साथ ही यह प्रयास भी की कि वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व वसूल करें। जमींदार ग्रामीण समाज में शोषण करने वाला एक वर्ग था, किंतु उसकी आक्रांता पर राज्य का प्रतिबंध था। मुगल काल में कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर प्राप्त होती थी, जैसे वतन जागीर एवं अल्तमगा जागीर। वतन जागीर वह जागीर होती थी जो आनुवंशिक राजा और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेशों में दी जाती थी। अल्तमगा जागीर की शुरुआत जागीर के समय में हुई थी। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिनके परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। तो देखिए ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं। इसके बाद जागीरों को हस्तांतरित किया जा सकता था। यह एक मनसबदार के पास सामान्यतः 4 वर्ष अधिक नहीं रह सकती थी।
इसके बाद क्वेश्चन आता है, मुगल शासक अकबर की भूमि बंदोबस्त और कर निर्धारण प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भूमि बंदोबस्त का दिया गया, मुगल साम्राज्य के राजस्व को दो भागों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय अथवा शाही तथा स्थानीय अथवा प्रांतीय। स्थानीय राजस्व स्पष्टतः बिना केंद्रीय सरकार के वित्त संबंधी अधिकारियों से पूछे ही वसूले एवं खर्च किया जाता था। विभिन्न छोटे छोटे करों के प्राप्त किया जाता था जो उत्पादन एवं उपभोग, व्यापार एवं धंधों, सामाजिक जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा सबसे अधिक परिवहन पर लगाए जाते थे। इसके बाद भूमि राजस्व चुंगी टकसाल उत्तराधि राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। भू राजस्व मुगलों के समय भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा होता था। यह भूमि पर कर नहीं वरन उत्पादन और उपज पर कर होता था। आईन अकबरी के अनुसार भू राजस्व राजा द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला संप्रभुता शुल्क था। मुगल शासन में भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और माला वजीब का प्रयोग किया जाता था। खराब शब्द के नियमित रूप से चर्चा नहीं मिलती थी। यहाँ पे इन्होंने मापन इकाई में मानकीकरण का आदेश दिया और तथाकथित इलाही गज को भूमि माप की निश्चित इकाई बनाया गया। शेरशाह द्वारा इस्तेमाल किए गए सिकंदरी गज से छोटा था। गज भूमि के माप के रूप में सिकंदर लोदी के समय में अपनी उत्पत्ति पाता था। इस तरह से जो भी आपको यहाँ पे इस आंसर्स में डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद आता है कर निर्धारण प्रणाली। इसमें क्या होता है, दशाला भूमि कराधान की एक भारतीय प्रणाली है जिसे अकबर ने शासन काल में 1580 ईस्वी में पेश किया गया था। यह प्रणाली अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने गुजरात में 1573 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, और इसने कर संग्रह की प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सारे आंसर दे दिए गए हैं। आप इन आंसर्स को लिखिए, और आप चाहेंगे तो आप इसके पीडीएफ को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।